अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आगाज किस्त में अर्तुगरुल और तमाम सिपाही बरके खान से मिलने के लिए समंदर के किनारे पहुंचते हैं। इतने में उन्हें सामने से एक कश्ती नजर आती है और वहां पहले से बरके खान का आदमी मौजूद होता है। अर्तुगरुल जरूरी सलाम दुआ के बाद उससे पूछते हैं कि ये कितने दिन का सफर होगा। वो आदमी कहता है कि आप बरके खान की शिकार गाह साहिल के नजदीक है और हम बगैर रुके जाएंगे। हम सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे। वहां आपके लिए घोड़ों का इंतजाम किया जा चुका है। इसके बाद अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को कहते हैं कि 2 सिपाही घोड़ों के पास छोड़ दो, हम सफर के लिए तैयार होकर निकलेंगे। इतने में सामने से कश्ती भी पहुंचने वाली होती है। इसके बाद मंजर पलटता है और अमरुलू कबीला में इलबिल्गे सिरमा की जासूसी के बाद वापस पहुंचती है। सिरमा अपने सिपाहियों को जरूरी हिदायत दे रही होती है। इलबिल्गे उन्हीं सिपाहियों को रोक के पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, यहाँ क्या चल रहा है। सिपाही कहते हैं कि कुछ नहीं इलबिल्गे, हमारी पहले ही वाली जिम्मेदारी है इलबिल्गे खातून, परेशानी की कोई बात नहीं। इलबिल्गे कहती है कि सिरमा खातून ऐसे ही किसी बात के लिए इतना पुरजोश नहीं होती। सिपाही कहते हैं कि हम कल एक तिजारती काफिले को खुशामदीद कहेंगे इलबिल्गे। इलबिल्गे सोचती है कि तिजारती काफिला क्या ये सोच रही है कि मैं इस झूठ पर यकीन कर लूंगी। मैं जानती हूँ कि इस खेल को कैसे खेलना है। इसके बाद काई कबीला में रात का मंजर दिखाया जाता है। कुंदुगदू ताशकुन से मिलकर वापस आते हैं और अपने सरदारों को बताते हैं कि हमें ताशकुन का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहाँ इलबिल्गे भी मौजूद होती है। तुर्गुत कहते हैं कि उसने हमें सल्तनत के महसूलात के बारे में फरमान दिखाया और वो जल्द ही महसूलात इकट्ठा करना शुरू कर देगा। आलतू कहते हैं कि इसने ना सरदारी की और ना फराइज की परवाह की, वो हमें अपनी ताकत दिखाना चाहता है। इलबिल्गे कहती है कि ताशकुन साहब की सरदारी पहले से ही तय कर दी गई है, जाहिर है कि वो अपनी हद पार करेगा। हमें जानना होगा कि इसको ये जुर्रत कौन दे रहा है और मैं यहाँ आपसे यही बात करने के लिए आई हूँ। अम्मा हाइमा कहती है कि मेरी बेटी, क्या तुम्हें कबीले में किसी पर कोई शक है? इलबिल्गे कहती है कि मुझे सिरमा पर शक है अम्मी जान, ये ऐसा काम नहीं जो ताशकुन साहब अकेले कर ले, लेकिन मुझे डर है कि सिरमा कुछ लोगों से मिलकर काम कर रही है जिन्हें हम नहीं जानते। आज सिरमा खुफिया तौर तरीके के साथ एक आदमी से मिली। तुर्गुत कहते हैं कि वो कौन है, क्या आप उन्हें जानती हैं? इलबिल्गे कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती, वो गदागर के भेष में कबीले आया, फिर वो सिरमा को बेबुलात की कब्र के पास लेकर गया। आज तो कहते हैं कि वो एक जासूस है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्या वो इससे पहले भी कभी कबीले आया? इलबिल्गे कहती है कि मैंने इससे पहले कभी इसको नहीं देखा, इसलिए हमें इसे जल्द ढूंढना होगा। वो सिर्फ उमर कबीले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरा है, इसीलिए मैं आपसे मदद लेने के लिए यहाँ आई हूँ। अम्मा हाइमा कहती है कि फिक्र ना करो मेरी बेटी, तुम्हारा मसला हमारा मसला है। तुर्गुत कहते हैं कि अल्लाह की मदद से हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े होंगे इलबिल्गे। कुंदुगदू कहते हैं कि क्या हमारे पास कोई शवाहिद हैं? इलबिल्गे कहती है कि सिरमा ने कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया। उस आदमी से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि कल कोई कारवान आ रहा है जिसका वो इस्तकबाल करेंगे, लेकिन कल कोई कारवान नहीं आ रहा। ये शायद इस आदमी के कहने पर हुआ। तुर्गुत कहते हैं तो फिर कल हम उमर कबीले के गिर्द गश्त को बढ़ा देंगे, हम सिपाहियों के निकलने पर इनका ताकुब करेंगे। इतने में मलिक शाह अंदर आता है, उसके साथ ताशकुन का आदमी भी मौजूद होता है। वो कहता है कि कुंदुगदू साहब, मुझे इस खत के साथ यहाँ भेजा गया है। कुंदुगदू उस खत को पढ़ते हैं और इलबिल्गे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ऐन उसी वक्त मंजर पलटता है। ताशकुन सिरमा से पूछता है कि तुम आज इधर नहीं थी, कहाँ गई थी? सिरमा कहती है कि हमारे दोस्तों ने खबर भेजी थी, मैं वहाँ जानने गई थी कि वो क्या चाहते हैं। ताशकुन कहता है कि मुझे तुम्हारे दोस्तों के बारे में तजस्सुस है कि वो कौन है। सिरमा कहती है कि तजस्सुस अच्छी चीज नहीं ताशकुन, बस इतना जानने के उमर कबीले की सरदारी मेरी और इनकी वजह से आपको मिली। ताशकुन कहता है कि मुझे हर चीज के बारे में खबर है सिरमा, वो क्या चाहते हैं मुझे बताओ। सिरमा कहते हैं कि उन्हें हमसे सिपाही चाहिए उनकी मदद के बदले, और वो इसकी मदद के बदले इनाम भी देंगे, जिसका मतलब है कि बहुत सारा सोना। मंजर वापस काई कबीला में लेकर जाता है। कुंदुगदू कहते हैं कि मेरा बेटा मंगोलों के साथ जंग कर रहा है, दुमदार उसके पीछे गया है, हालात बहुत बुरे हैं वालिदा। ये बात सुन के सलजान भी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि अल्तिकिन मंगोलों ने मेरा एक बेटा मुझसे छीन लिया है, अब
मेरा दूसरा बेटा छीनेंगे। कुंदुगदू और अम्मा हाइमा कहती हैं कि सब्र करो खातून, वो अभी कैदी नहीं बना, लेकिन हमें इसकी कोई खबर नहीं है। दुमदार इसके पीछे गया है और तुम जानती हो कि वो इसे लिए बगैर वापस नहीं आएगा, लेकिन हमें सुबह निकलना होगा। हो सकता है कि वो कबीले पर हमला कर दें, मुझे वहाँ जाना होगा। अम्मा हाइमा कहते हैं कि हम फिर से जुदा हो रहे हैं बेटा। कुंदुगदू कहते हैं कि उदास ना हो, दुमदार यहाँ आ जाएगा। अगर मैं ना भी आया वो आपको बहुत याद करता है। आर्तु कहते हैं कि हम मंगोलों के साथ बड़ी जंग के बारे में क्या करेंगे, क्या आप हमारे साथ नहीं होंगे कुंदुगदू? कुंदुगदू कहते हैं कि मैं जंग में मशरिकी जानिब से कबाइल के साथ शामिल हो जाऊंगा। दुमदार यहाँ होगा जब मैं दूर रहूंगा। वो बाहर है, मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। तुर्गुत हम सुबह सवेरे निकल जाएंगे, तुम इलबिलगे खातून के साथ रहना। जिसके बारे में हमने बात की इस चीज को मिलकर हल करना। इसके बाद फजर का मंजर दिखाया जाता है। अम्मा हाइमा कुंदुगदू और सलजान को अलविदा करने के लिए उनका सामान बांधती हैं। सलजान कहती है कि हमने धूप में आपका साया पाया और सर्दी में आपकी गरमाइश, हमें अपनी दुआएं दें। अम्मा हाइमा कहती है कि मेरी जमुर्द की आंखों वाली बेटी, तुम हमारे दुखों में बराबर की शरीक रही, तुम मेरी बेटियों की तरह हो, तुम भी मेरे लिए दुआ करती रहना। इसके बाद कुंदुगदू उस्मान और अम्मा हाइमा से मिलकर इजाजत तलब करते हैं। अम्मा हाइमा कहते हैं कि सुलेमान शाह ने तुम्हारा नाम कुंदुगदू रखा, लेकिन तुमने कभी राहत हासिल नहीं की मेरे बेटे। इंशाअल्लाह तुम तमाम तकलीफों से निकल जाओगे और अपने कबीले में खुशी से रहोगे। इसके बाद कुंदुगदू अपना सामान उठा के रखते सफर बांधते हैं। मंजर पलटता है और अर्तुगरुल साहब बरके खान की जमीन पे कदम रख चुके होते हैं। वहाँ बरके खान का आदमी कहता है कि हमने आपके लिए घोड़े तैयार कर दिए और हमने बरके खान को भी आपके आने की इतला दे दी है। वो शिकारगाह में मौजूद हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि शुक्रिया, हम बाकी चीजों का खुद बंदोबस्त कर लेंगे। उस आदमी के जाने के बाद बमसी कहता है कि हम सालों पहले समंदर पार करके मंगोलों के पास गए थे। अर्तुगरुल कहते हैं लेकिन बरके खान इन मंगोलों की तरह नहीं है, वो एक हकीकी मुसलमान है। कुंदुज कहता है कि इससे जाहिर है कि वो कलमा हक को बुलंद करने के लिए हलाकू खान से लड़ रहा है। अब्दुल रहमान भी अपना हिस्सा डालता है और कहता है वो कासिद तुरमताई जो बरके खान ने भेजा था वो तो मारा गया, क्या इसकी वजह से कोई मसला होगा? अर्तुगरुल कहते हैं हम मसाइल को खत्म करने के लिए यहाँ आए हैं। तुरमताई की मौत एक अहम मसला है। बरके खान अजीम और आदिल होने के साथ साथ मुश्किल में भी है। इस मसले में बुरे हाथों का मुलविस होना साबित करना मुश्किल है, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। हमारा फर्ज सच को पहुँचाना है, इस सच का असर करना अल्लाह का काम है। अब्दुल रहमान, चलो चलते हैं। इसके बाद वो तमाम लोग अपने अपने घोड़ों पे बैठते हैं। इसके बाद जंगल में बरके खान को शिकार करते दिखाया जाता है। वो एक परिंदे का निशाना लेता है और वो परिंदा सीधा नीचे आ गिरता है। उसका मुहाफिज कहता है कि हम तकरीबन 1 माह से शिकार पर हैं। आपने हमेशा कौवों का शिकार किया है, हालांकि यहाँ और भी लजीज जानवर हैं। बरके खान कौवे को हाथ में पकड़ के कहता है कि ये कौवा नकल करने वाला परिंदा है। ये भेड़िए की, शेर की, हत्ता के इंसान की भी नकल कर सकता है और इसका हदफ तब्दील कर देता है। ये शिकारी की आवाज निकालता है जब इसे खतरा महसूस हो। दूसरे हैवान इसकी आवाज सुन के जमा होते हैं और शिकारी को मार देते हैं और ये इस शिकारी से बच जाता है और इसका गोश्त भी खाता है। इसलिए पहले हमें इसका सफाया करना है ताकि कहीं हम ही शिकार न बन जाएं। इसके बाद बरके खान के पास कासिद आता है और कहता है कि काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल साहब यहाँ आ रहे हैं। बरके खान कहता है कि अर्तुगरुल साहब कभी यहाँ न आते अगर कोई जरूरी बात ना होती। अर्तुगरुल साहब को मेरे खेमे के पास लेकर आओ। बरके खान अपने मुहाफिज को कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगे जब मैं इससे बात कर रहा हूँगा और इनको सजा दो जिन्होंने शिकार में गफलत की है। जो लोग शिकार नहीं कर सकते वो कल जंग क्या करेंगे। अब हम शिकार गाह के खेमों की तरफ जा रहे हैं।